आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग अंबेडकर पार्क में हैं, आजमगढ़ ज़िले में, कलेक्ट्रेट के ठीक सामने। यहाँ पे कुछ धरना प्रदर्शन है, औरतें आई हुई हैं। हमारे साथ ए.के. आनंद जी हैं। ए.के. आनंद जी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी से, और 29 तारीख को 2 दिन बाद चंद्रशेखर रावण आज़ाद समाज पार्टी के चीफ जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आ रहे हैं फूलपुर कटवा मैदान पे। तो उस संबंध में तैयारियों पे लेकर के भी, और रैली है, किस तरीके का क्या माहौल होगा, लोकसभा चुनाव भी, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये बताइए आपकी कैसी तैयारियां हैं उधर, और वो किस पर्पस से आ रहे हैं इधर? हमारा पार्टी और संगठन के द्वारा काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि पूर्वांचल में एक रैली का आयोजन हो, तो जिसमें पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में 3 रैलियों का आयोजन हुआ। एक पश्चिम यूपी में, दूसरा मध्य यूपी और पूर्वांचल। तो ये पूरे पूर्वांचल की रैली आयोजित की गई है आजमगढ़ ज़िले में, चूँकि ये सेंटर के तौर पे है। और साथ ही साथ हम लोगों ने स्वयं जिम्मेदारी ली कि इस रैली को हम सफल बनाएंगे और पूरी तैयारी करेंगे। अच्छा, और रैली का मेन मोटो क्या, किस चीज़ों पे आप लोग एड्रेस करेंगे, अपना संबोधन देंगे, क्या मकसद है रैली का? जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो हमारे देश में राजनीतिक हालात चल रहे हैं, और आप सामाजिक और जो परिवेश इस समय असंतोष का जो माहौल है, उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी चीफ माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी तमाम मुद्दों पर लगातार अपनी मुखर आवाज़ के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो हमने भी ये तय किया कि रैली के माध्यम से जो हमारी आज़ाद समाज पार्टी का जो विज़न है, और आगे हम जनता को किस प्रकार से अपनी तरफ अपने मुद्दों के माध्यम से आकर्षित कर सकते हैं, तो ये रैली कहीं ना कहीं अगले चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, उसके साथ साथ जो जनता में असंतोष है उसको भी एक जनता से संवाद करने के लिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो जैसे जिस तरीके से आपको लगता है कि अब जो दलितों का, हरिजनों का मामला एक साइड लाइन था, किनारे था, तो क्या आप मुख्य धारा में गिने जा रहे हैं? जिस तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा आह्वान करते हैं, अब तो वो मुख्य धारा में लाने की बात करते, तो आपको लगता है कि आप भी रेस्पेक्टेड हो रहे हैं इस समाज में अब? देखिए, वैसे तो हम पूरे बहुजन समाज, जो हमारी पार्टी का टैग लाइन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस मान्यवर साहब के नारे को लेके, मान्यवर साहब की विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के मद्देनज़र हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी किस प्रकार से लाभ पहुंचाएंगे और इन वर्गों को कैसे इनका अपलिफ्टमेंट होगा, इसके लिए हम कार्य करेंगे। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दृढ़ संकल्प के साथ इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो क्या लोकसभा में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग जगहों पे? जी, हमने इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी हमारी है, तो हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। अब ये आगे किस प्रकार से जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, किस प्रकार से चुनाव लड़ती है, आप देख सकते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम पूरी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी कल ही जो है अपनी पार्टी को मजबूती से के साथ आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारा विशेषकर ये रैली करने का विशेष मकसद, वो जो सामाजिक न्याय और संविधान के ऊपर जो कुठारा घात हो रहा है, और सरकार लगातार अपने नए नए नियमों के माध्यम से संविधान पे को कमज़ोर कर रही है, संविधान को एक तरह से उसकी क्रियाशीलता को कम कर रही है। तो इसलिए हम जनता में जाकर, जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर संविधान कमज़ोर हुआ तो इस देश का जो वंचित वर्ग है उसको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनके हक अधिकार, जो उनको मौलिक अधिकार मिले हैं, जो उनको
संविधान के माध्यम से तमाम हिस्सेदारियां मिली हुई हैं, चाहे आरक्षण के माध्यम से हो, चाहे जो है हिस्सेदारी शासन और सत्ता में जो हिस्सेदारी मिलती है उस माध्यम से, या लोकतांत्रिक माध्यम से जो हम विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं हमारे वंचित वर्ग के लोग, तो कहीं ना कहीं अगर हम संविधान कमज़ोर होगा तो इन वर्गों का प्रतिनिधित्व शासन की हिस्सेदारी में उनकी हिस्सेदारी कम होगी, जिससे हमारे वर्गों का या SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। और ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए हम पहले से तैयार होकर 2024 का चुनाव और उससे पहले ये रैली के माध्यम से हम लोगों तक ये संदेश देना चाहते हैं। जैसे ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि परंपरागत रूप से कहा जाता है कि मायावती के पास दलितों का वोट है, तो क्या आप लोगों को ये एहसास हो रहा है कि आपकी तरफ भी समर्थन बढ़ रहा है दलितों का? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भीम आर्मी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से पहले से ही शेड्यूल कास्ट और OBC का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब पार्टी बनने के बाद शेड्यूल कास्ट, OBC और माइनॉरिटी बड़े उत्साह के साथ आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ भी रहे हैं और अपने साधन संसाधन के माध्यम से वो पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। ये नहीं कि पार्टी उनको फंड दे रही, अपने साधन संसाधन से वो उत्साह के साथ पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और बहुजनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप कह रहे हैं कि ये मेन मोटो है आज़ाद समाज पार्टी का, लेकिन बहुत सारी पार्टियां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। समाजवादी पार्टी वो भी तो कहती है हम माइनॉरिटी और इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, OBC का भी करते हैं। तो भाई आप लोग क्या लगता है कि इस बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने आप लोगों को टिक पाएंगे? देखिए, मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, इस तरह की पार्टियां किस प्रकार से SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ धोखा करती हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश में अभी जल्द चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। मतलब ये जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हो रही है, इसका प्रभाव सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस भी जो सिर्फ माइनॉरिटी का वोट लेना चाहती है। और शेड्यूल कास्ट का आप देखिए, शेड्यूल कास्ट को MP और राजस्थान में सिर्फ जो आरक्षित सीटें हैं वहीं तक सीमित कर दिया। शेड्यूल कास्ट का इतना बड़ा वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आप उसको सिर्फ आरक्षित सीटों तक क्यों सीमित कर रहे हैं? उनको जनरल सीट पे भी लड़वाइए चुनाव। जब आप वोट लेने के लिए की चाह रखते हैं तो उनके MP MLA भी तो सदन में भेजिए चुनकर, सिर्फ वोट ही लेंगे। अभी ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा है कि जो है 40% सीटें जो हैं सवर्ण वर्ग को कांग्रेस ने दी है। सवर्ण वर्ग को 40%, जबकि MP में मुश्किल से 5% भी सवर्ण वर्ग नहीं, 5% भी सवर्ण वर्ग नहीं है, उस वर्ग को 40% सीटें दे दी। तो किस प्रकार से ये पार्टियां जो है हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी को छलती हैं, तो ये आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो हम रियल रिप्रेजेंटेशन, जैसे बाबा साहब कहते थे ना कि रियल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि हम सिर्फ बात ना करें, कार्य भी करें। हैं, जैसे हमारा जो मुद्दा है प्रमोशन में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण हम किसी भी हद तक जाकर दिलाएंगे। OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम, पेंशन ख़त्म हो गई सरकारी कर्मचारियों की, वो हमारा प्राथमिक मुद्दा है। अभी देखिए मिड डे मील वालों को कुछ नहीं मिल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब हैं, आप देख रहे हैं कि 5,000 8,000 में सरकारी नौकरी मिल रही कॉन्ट्रैक्ट पे। ये हमारा मुद्दा है कि उनको परमानेंट नौकरी दी जाए। भाई सरकारी नौकरी परमानेंट होनी चाहिए, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होता है? ठीक है। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, अब वो सभी जनता को सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और हमारे हॉस्पिटल है, जहाँ पर जात धर्म देख के कोई नहीं जाता है ना, कम से कम उसको तो मजबूत करना चाहिए।
क्या अब इस समय गरीब का बच्चा नहीं पढ़ के IAS IPS बन सकता है? या गरीब कोई अच्छा इलाज नहीं उसके हक में है? तो सरकारी हॉस्पिटल और जो सरकारी संस्थान जो एजुकेशनल सेंटर हैं उसको जिस प्रकार से सरकार कमज़ोर कर रही है, इससे यही लग रहा है कि गरीबों की ना तो उनकी शिक्षा की चिंता है ना तो उनके स्वास्थ्य की चिंता है। तो सिर्फ जो है हमारे यही मुद्दे नहीं है कि जाति आधारित मुद्दे, ये पूरे वर्ग को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, जिस पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 29 तारीख को कटवा मैदान फूलपुर में अपनी बात रख के जनता को संबोधित। अच्छा, यही मेरा लास्ट सवाल है, बस यही सवाल आप लोगों को कहते हैं कि ये दलित आरक्षण के नाम पे नौकरी खैरात में लेके जाते हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती, वो क्षमता नहीं होती, चाहे तो एजुकेशनली देखें, डेवलपमेंट के टर्म में देखें। देखिए, क्षमता मौके से निर्धारित होती है, ठीक है। जब आप मौका ही नहीं देंगे तो क्षमता अभी एक जल्दी सर्वे आया है कि रेलवे में जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उन्होंने अनारक्षित वर्ग के लोगों से ज़्यादा अच्छा कार्य करके दिखाया। मतलब जहां आरक्षित वर्ग के लोग नौकरी करते हैं वो लोग रेलवे को ज़्यादा प्रॉफिट दिलाया अनारक्षित वर्ग के लोगों की अपेक्षा। तो आप कैसे कह सकते हैं? अभी चंद्रयान जो है चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ, उसमें आरक्षित वर्ग के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। तो ऐसा नहीं है आप सोचिए कि हमारे जो SC ST OBC के लोग जो प्राइमरी स्कूल या बहुत लोअर लेवल की एजुकेशन पाकर भी उस लेवल तक पहुंचते हैं, कितना बड़ा संघर्ष करके वहां तक पहुंचते हैं। अब आप किसी कॉन्वेंट स्कूल का सर्वे करवा लीजिए या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर्वे करवा लीजिए, वहां देखिए कितने SC ST OBC के लोग हैं, तभी तो पता चलेगा मेरिट किस में है। हमारे लोग घर पे पढ़ के कंपटीशन बीट करते हैं, अब वो लोग 5-5 साल 4-4 साल कोचिंग करके कंपटीशन बीट करते हैं। बताइए कौन ज़्यादा काबिल हुआ है? तो काबिलियत इस चीज़ से निर्धारित नहीं हो सकती है कि आप कितना नंबर लाएं। काबिलियत इस चीज़ से निर्धारित होती है कि आप कितनी लंबी दूरी तय की, कितना उसके लिए संघर्ष करके कहाँ तक पहुँचे। ये थे हमारे साथ AK आनंद साहब, जो अलग अलग मुद्दों पर अपनी मुखर राय रख के सामाजिक अन्याय को लेकर के और तमाम मुद्दों पे जो समाज में नाइंसाफ़ियाँ लोगों के साथ हो रही हैं, वंचितों के साथ, शोषितों के साथ, जो पीड़ित वर्ग है, उन सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।